अमेरिकन वेडिंग, अमेरिकन पाई 3, द वेडिंग या अमेरिकन पाई द वेडिंग के नाम से जाना जाता है। सन 2003 की एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसमें एडम हर्च ने लिखा और जैसी डायलेन ने निर्देशित किया है। यह अमेरिकन पाई और अमेरिकन पाई 2 की अगली कड़ी है और अमेरिकन पाई फ्रेंचाइजी की यह मूवी तीसरी फिल्म है। इस मूवी के निर्देशक थे जैसी डायलन, मूवी के राइटर थे एडम हर्च। मूवी आधारित थी एडम हर्च के पात्र पर। मूवी का उत्पादन क्रिस मूर, वारेन चाइट, क्रैग पेरी, एडम हर्च, क्रिस बेंडर ने किया था। मूवी में एक्टर्स की बारे में बात की जाए तो जैसन बिक्स, एलिसन हैनिगन, जेनरी जोन्स, थॉमस इयान निकोलस, सीन विलियम, स्कॉट एडी, किया थॉमस, फ्रेड फिलियार्ड, यूजिन लेवी मूवी में शामिल है। मूवी का छायांकन के बारे में बात की जाए तो लॉयड ए हरन ने इसका छायांकन दिया था। मूवी का प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो स्टुअर्ट पप्पे इस मूवी के प्रोडक्शन है। मूवी का संगीत क्रिस्टोफ बेग ने दिया है और यह जाइड पेरी प्रोडक्शन द्वारा कंपनी की प्रोडक्शन के अंडर बनाई गई थी। मूवी की रिलीज 1 अगस्त सन 2003 को हुई थी। मूवी का बजट था $55 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $232 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म का मुख्य कथानक जिम लेविनस्टीन, जेम्स बिग और मिशेल फ्लेहर्टी एलिसन हैनिगन के विवाह समारोह पर केंद्रित है, जबकि इसका उपकथानक स्टीवन स्टीफल, सीन विलियम स्कॉट और उसकी अपमानजनक हरकतों पर केंद्रित है, जिसमें एक बैचलर पार्टी आयोजित करने का प्रयास, जिम को शादी के लिए नृत्य सिखाना और मिशेल की बहन कैंडिस जनवरी जोन्स को दिल जीतने के लिए फिंच एडी के थॉमस के साथ प्रतिस्पर्धा करना शामिल है। यह हर्ष द्वारा लिखी गई इस श्रृंखला की लास्ट फिल्म है जिन्होंने फ्रेंचाइज की अवधारणा बनाई थी और फिल्म एकमात्र नाट्य फिल्म थी जिसमें क्रिस क्लेन ओज, क्रिस ओविन, मेना सुवरी, तारा रेडविकी शामिल है। 1 अगस्त 2003 को रिलीज हुई ये अमेरिकन वेडिंग थिएटर में बनी अमेरिकन पाई फिल्म सीरीज में सबसे कम कमाई वाली फिल्म है। हाल ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसमें $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में इसने $232 मिलियन की कमाई की थी। पिछली 2 फिल्मों की तरह अमेरिकन वेडिंग को भी आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जो फिर से इसके हास्य पर विभाजित थे, लेकिन कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की, विशेष रूप से स्कॉट की। बाद में इस फ्रेंचाइजी को अमेरिकन पाई प्रेजेंट्स के नाम से डायरेक्ट टू डीवीडी स्टैंड अलोन स्पिन ऑफ की एक श्रृंखला में विस्तारित किया गया, जिसमें शुरुआत बैंड कैम्प की रिलीज के साथ हुई। वेडिंग का सीधा सीक्वल अमेरिकन रीयूनियन सन 2012 की रिलीज में किया गया। मिशिगन के ईस्ट ग्रेट फॉल्स में एक रेस्टोरेंट में जिम लेविनस्टीन अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल को इशारा करता है कि वह उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन तभी उसके पिता उसे फ़ोन करके बताते हैं कि वह अंगूठी घर पर ही छोड़ आया है। मिशेल जिम के इशारों को गलत समझती है और टेबल के नीचे उसे हस्त मैथुन करती है। तभी उसके पिता अंगूठी लेकर आते हैं, दोनों की पोल खुल जाती है। अजीबोगरीब स्थिति के बावजूद मिशेल जिम के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। जिम और मिशेल अपने परिचित असभ्य असली स्टीवन स्टेफर की शादी करने का योजना से बाहर रखते हैं, लेकिन वह गुजरते समय जशन की पार्टी को देखता है और दुल्हन की सहेलियों के साथ करने का मौका देखकर उसमें शामिल होने पर जोर देता है। जिम को डांस सिखाने के बदले में स्टीवर को शामिल होने देने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वह मिशेल को सरप्राइज दे सके। स्टीफलर जिम को उसके दोस्त पल, फिंच और केविन मारियस मिशेल की ड्रीम वेडिंग ड्रेस हासिल करने के लिए शिकागो जाते हैं और डिजाइनर को एक बारे में ढूंढते हैं और बारे में स्टीफलर की असुरक्षा संरक्षण को परेशान करती है, लेकिन वह बेयर नामक एक बड़े व्यक्ति के साथ डांस ऑफ दौरान उन्हें मना लेता है। मनोरंजन से अभिभूत बेयर जिम की बैचलर पार्टी में स्ट्रिपर्स उपलब्ध कराने की पेशकश करता है, जबकि ड्रेस डिजाइनर मिशेल को ड्रेस बनाने के लिए सहमत हो जाता है। मिशेल की छोटी बहन कैंडिस अपनी प्रेमी से संबंध तोड़ने के बाद शादी के लिए मशीन गन लौटती है, क्योंकि वह नहीं छीनना चाहता था।
कैंडिस को जीतने की उम्मीद में स्टीफलर फिंच की तरह परिष्कृत और बुद्धिमान व्यवहार करता है, जबकि फिंच स्टीफलर की तरह व्यवहार करता है और कैंडिस उन दोनों को पसंद करने लगती है। इसी बीच जिम की शादी के बारे में संदेह होने लगता है और उसे चिंता होती है कि वह केवल एक ही महिला के साथ रहा है। उसके पिता के अजीबोगरीब आश्वासन जिम को मनाने में विफल रहते हैं। स्टीफलर फिंच और जिम के माता पिता घर में घुस जाते हैं और बैचलर पार्टी में स्टेप के साथ जिम को सरप्राइज देते हैं। इस बात से अनजान कि जिम मिशेल के माता पिता को डिनर के लिए ला रहा है। लड़के मिशेल को माता पिता से पार्टी तब तक छुपाते हैं जब तक कि उसकी माँ उनके हुए केवन को नहीं पाती। वे उसके माता पिता को समझाते हैं कि जिम को केवन को बचाने वाले नायक के रूप में चित्रित करके प्रभावित करने की सुनियोजित साजिश है। मशीन गन की ग्रेट ट्रैवर्स काउंटी में जिम के मुंडे हुए जगन बाल रसोई के वेंट में चले जाने के बावजूद शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन शादी का केक नष्ट हो जाता है और उसकी दादी मिशेल यहूदी न होने पर नापसंदी जताती है और स्टीफलर गलती से साधु की शादी की अंगूठी कुत्ते को खिला देता है। कैंडी स्वीकार करती है कि स्टीफलर पसंद है, लेकिन सवाल करती है कि क्या उसके सामने अलग होने का नाटक कर रहा है। कैंडिस के स्टीफलर के साथ होने से सहमत के बाद वह रसोई से शैंपेन की बोतल चुरा लेता है, अनजाने में कोल्ड रूम को बंद कर देता है और अंदर रखी शादी के फूल को नष्ट कर देता है। जिम और मिशेल स्टीफलर को छोड़ने की मांग करते हैं। कैंडिस द्वारा समर्थित, जिसे उसकी असली व्यक्तित्व और इरादे के बारे में पता चल गया है। दोषी महसूस करते हुए स्टीफलर रात में फूल वाले की नई फूलों की सजावट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है और अपने हाई स्कूल फुटबॉल के खिलाड़ी को मदद करने में सहमत हो जाता है। नई सजावट देखकर मिशेल और जिम स्टीफलर को माफ़ कर देता है और कैंडिस की उसके साथ सुलह कर लेता है, यह देखकर कि वह वास्तव में अपने दोस्त की परवाह करता है। शादी से पहले एक स्पॉइलर के साथ करने के लिए सहमत हो जाता है। उसके बाद में वे उसके स्पॉइलर को फिंच और केविन को वर्षों की मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। इस बात से अनजान कि कैंडिस भी देरी से आई है। स्टीफलर अंधेरी कोठरी में प्रवेश करता है और किसी के साथ करता है जो जिम की दादी के रूम में सामने आता है, जिसे उसके अप्रिय व्यक्तित्व के कारण प्रवेशकर्ता द्वारा वहां रखा गया था। जिम की दादी बाद में जिम के पिता और मिशेल की खुशी के लिए अधिक सुखद हो जाती हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती है। मिशेल जिम के पिता से मदद मांगती है, जो समझाते हैं कि प्यार केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। वह खुशी से धन्यवाद देती है और उसके पिताजी कहती है मिशेल और जिम शादी कर लेते हैं, साथ में अपना पहला डांस करते हैं, निजी तौर पर अपना साझा अजीबता और विकृतियों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें एक दूसरे के एकदम सही बनाती है। स्टीफलर कैंडिस के साथ डांस करता है, जबकि अस्वीकृत फिंच तब तक अकेला बैठा रहता है जब तक कि उसके सामने फिंच नहीं आ जाता। हालांकि वे असहमत है और अपने पिछले प्रयासों के बावजूद एक दूसरे से दूर हो गए हैं, दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। इस मूवी में जैसन बिग्स, जिम लेवेनस्टीन, मिशेल के मंगेतर, जिन्हें शादी से पहले उसके माता पिता को प्रभावित करना है, के रूप में काम कर रहा है। सीन विलियम स्कॉट। इस मूवी में स्टीफलर एक हाई स्कूल फुटबॉल कोच, जिसमें जिम नृत्य सीखने के लिए बदले शादी में आमंत्रित करता है, वह कैंडिस के साथ संबंध में है। एलिसन हैनिगन। मिशेल फ्लेहर्टी जिम की मंगेतर की शादी की तैयारी के दौरान घबरा जाती है। एडी थिया थॉमस। फिल फिंच दूल्हे के दोस्तों में से एक है जो कैंडिस के प्रति अपनी साझा को लेकर स्टीफलर से बहस करता है।
थॉमसन इकाई निकोलस केविन मारियस धूले के पिता में से एक जो दूसरे के साथ जाता है। जनवरी जोन्स कैंडस फ्लेहर्टी के रूम में मिशेल की एक बहन जिसे स्टेवलर और दोनों चाहते हैं। यूजन लेवी जिम के पिता जो शादी से पहले जिम को सहज होने के लिए सलाह देते हैं। मॉली जिम की मां के रूप में काम कर रही हैं। डेबोरा रस मेरी फ्लेहर्टी के रूम में काम कर रही हैं। फ्रेड विलियर्ड हेराल्ड फ्लेहर्टी के रूम में काम कर रही हैं। एंजेला पैटन दादी के रूम में काम कर रही हैं। एरिक एलन क्रेमर बियर की एक नर्तक जो बैचलर पार्टी की तैयारी में मदद करता है। फ्राउलिन ब्रांडी के रूम में अमांडा सेविस्टन। निक्की सेलर इंजीनियरिंग अधिकारी क्रिस्टल के रूम में। लॉरेंस प्रेसमैन मुख्य कोच के रूम में काम कर रही हैं। रोनाल्डो गैलगोस लेस्ली समर्स एक डिजाइनर जो मिशेल की शादी की पोशाक बनाता है। लॉरेन लेस्टर उत्सवकर्ता के रूम में काम कर रहे हैं। जस्टिन इसफेल्ड जस्टिन के पिता के रूम में। जॉन जो चैन के रूम में काम कर रहा है। जेनिफर कुलिज स्टीवलर की मां के रूम में है। जूली पेन श्रीमती जिसवास्को के रूम में है। विलियम बेल बुच क्वीन के रूम में है। डेविड सेंट जेम्स फ्रेंडेसन ट्रेंस मैनेजर के रूम में है। आउटडोर शादी का दृश्य सैन फ्रांसिस्को के पास रिट्स कार्लस्टन हाफ मून बे में फिल्माया गया था। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में वैन मॉरिसन ब्लू अक्टूबर द वर्किंग टाइटल फू फाइटर फीडर एवरेल लेविंगन जोसेफ आर्थर न्यू फाउंड गैलेरियो हार्ट एक्शन कॉप के गाने में शामिल हैं। एवे क्लियर बैडली ड्रॉन और लिबर्टीन के गाने भी फीचर में हैं। ध्यान दें इस्तेमाल किए गए अधिकांश गाने पहले से एकल में थे और यह पहली फिल्म है जिसमें ट्रेलर और ओपनिंग सीक्वेंस दोनों में बैंड जैक्स को कवर करते हुए मैट गाना दिखाया गया है। उल्लेखनीय रूप से श्रृंखला की एकमात्र फिल्म है जिसमें फिच द्वारा स्टीवलर की मां के साथ दृश्य में मिसेज रॉबिन्सन गाना नहीं बजाया गया है। फिल्म के अंत में जब जिम और मिशेल रिसेप्शन में डांस फ्लोर पर जाते हैं तो बजाया गया गीत इनटू द मिस्टिक वैन मॉरिसन की रिकॉर्डिंग के रूम में शुरू होता है, लेकिन बीच में लाइसेंसिंग कारणों से द फ्लाई ओवर के कवर संस्करण में बदल जाता है। बैंड के प्रमुख गायक जैकब डायलन फिल्म के निर्देशक जेसी डायलन के भाई है। फिल्म का साउंड ट्रैक्स बिलबोर्ड 200 चार्ट में 23वें नंबर पर आया था। अमेरिकन पाई 2 अमेरिकन वेडिंग इस तरह से इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा काम करने को मिल जाता है। अमेरिकन वेडिंग $33 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर खुली। इस सप्ताह में 53.7 गिरकर स्वेट और फ्री की फ्राइडे की रिलीज के पीछे 3 नंबर पर आ गई। लगभग 3.5 महीने बाद 20 नवंबर 3 को बंद होने पर फिल्म ने 55 मिलियन के बजट पर आधार पर दुनिया भर में कुल $231 मिलियन की कमाई करते हुए 104 और विदेश में 126 की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बहुत सफल होने के बावजूद यह श्रृंखला की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसने सन 2012 में अमेरिकन रीयूनियन की तुलना में लगभग $3 मिलियन कम कमाए। अमेरिकन वेडिंग को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। रोटन टोमाटोज एक समीक्षा एग्रीगेटर ने 126 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 53 की रेटिंग दी। औसत रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10। साइट की आलोचनात्मक समिति ने लिखा, पहले तो अमेरिकन पाई की तुलना में अधिक और यह तक कि अधिक सकल अमेरिकी वेडिंग को श्रृंखला के प्रशंसकों को खुश करना चाहिए। मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 34 आलोचकों के आधार पर 100 में से 43 का स्कोर मिला, जो मिश्रित या औसत मिश्रित समय दर्शाता है। सिनेमाघरों पर द्वारा सर्वेक्षण किए गए फिल्म को अच्छी ग्रेड दिया गया। वेराइटी के रॉबर्ट कोयलर ने इसकी तुलना जॉन वाटर्स के कामों से की, जो फ्रेंचाइजी के लिए मजबूत समापन रहा। रोजर एबर्ट ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार रेट किया और लिखा कि फिल्म इस परिकल्पना की प्रमाण है कि कोई शैली मोचन से परे नहीं है। द न्यूयॉर्क राइट टाइम्स की एल्विस मिशेल ने लिखा कि फिल्म बेस्वाद होने के लिए संघर्ष करती है, लगभग विचित्र है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के
मिकलासन ने 2 आउट ऑफ 5 स्टार किया और चुटकुले खोजने के लिए तनावपूर्ण और हताश रहा। जीत। सन 2004 सर्वश्रेष्ठ नृत्य के लिए MTV मूवी अवार्ड। विलियम स्कॉट सन 2004 चॉइस मूवी विलियन के चॉइस मूवी योर पेरेंट्स डिड नॉट वांट यू टू सी द ट्विन चार्स अवार्ड इस मूवी को मिला। अक्टूबर 8 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा चौथी अमेरिकन पाई फिल्म को हरी झंडी दी गई। फिल्म 10 में प्री प्रोडक्शन में प्रवेश कर गई। वेडिंग की अनुपस्थिति होने के बावजूद मुख्य कलाकार की टुकड़ी एक साथ क्रिस क्लोन, मैना सवारी, टीरा रेड, सेनल एलिजाबेथ, नताशा लियोन ने चौथी किस्त के लिए वापसी पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकन रियूनियन नामक यह फिल्म 6 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई। क्लिन सवारी, रीड सभी ने मुख्य भूमिका निभाई जबकि लियोन एलिजाबेथ ने कैमियो भूमिका मूवी में निभाई, जो काफ़ी ज़्यादा मूवी की सभ्यता के बारे में हो जाती है। जैसन मैथ्यू बिग्स एक अमेरिकी अभिनेता है जो मिले पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, डे टाइम ईमा अवार्ड, सैटेलाइट अवार्ड के नामांकन शामिल है। जन्म जैसन मैथ्यू बिग्स, पैम्पटन प्रू, न्यू जर्सी, अमेरिका। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1991। जीवन साथी जेनी मोलन सन 2008। बच्चे 2। फिल्मों में बिग्स को अमेरिकन पाई फिल्म सीरीज में जिम लेविंगस्टन के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां अन्य उल्लेखनीय मुख्य भूमिकाओं में लूजर, सेविंग सिल्वरमैन, एनीथा एल्स, माई बेस्ट फ्रेंड गर्ल, लाइफ हैपन्स, ग्रास रूट, बेस्ट क्रिसमस एवर शामिल है। टेलीविजन में बिग्स को टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल लियोनार्डो की आवाज़, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ऑरेंज इज द ब्लू लैरी ब्लूम की आवाज़ उनकी मुख्य भूमिका में जाना जाता है। अन्य टेलीविजन लीड क्रिएटर में ड्रेक्सेल्स क्लास, टोटल सिक्योरिटी, मैड लव आउट मैचेट शामिल हैं। उन्होंने सोप मेरा एज द वर्ल्ड टर्न सहायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स में ब्लू रिबन बैंकिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। जैसन मैथ्यू बिग्स जन्म 12 मई 1973 को न्यू जर्सी पॉपरेन एलेंस एंजिला एक नर्स। गैरी लुइस बिग्स एक शॉपिंग कंपनी के मैनेजर में हुआ था। उनके माता पिता अंग्रेजी 41वीं वंश के और उनकी माँ सिसले वंश की। उनका अंतिम नाम अंग्रेजी वंश से लिया गया है। पालन पोषण रोमन कैथोलिक में हुआ। ब्रिक्स हाउस में पले बड़े हाउस ब्रिक्स में उन्होंने टेनिस सफलता हासिल की और मैक्सवेल स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थानित होने से पहले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहाँ उन्होंने अंत में पढ़ाई छोड़ दी। बिग्स ने 25 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया और 1991 में अपनी शॉर्ट लाइफ फॉक्स सीरीज ड्रेक्सेल्स क्लास में अपने टेलीविजन में डेब्यू किया। 1988 में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने पार्थ मार्क की एक टीवी विज्ञापन में प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला। बाद में 2015 में टीवी गार्ड के एक इंटरव्यू में याद किया, मुझे याद है कि मुझे एक शॉर्ट डोनेट खाना था, बार बार कमाल है। जब बिग्स 12 साल के थे उन्होंने HBO के विशेष कार्यक्रम द फोर्टेक्स स्टोरी में अभिनय किया, लेकिन लाइसेंस तर्कों के कारण उन्हें कभी विस्तारित नहीं किया और उसी वर्ष वे उसके समापन में जा बसे। इसके बाद उन्होंने डे टाइम सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स में अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए डे टाइम एमी पुरस्कार से नवाजा गया। और उनके इसके अलावा बिग्स ने कुछ समय न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की थी। सन 2002 में द ग्रेजुएट के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में जमी फ्रेडिक के रूप में उन्होंने काम किया। बिग्स कई अन्य फिल्मों में दिखाई दे जिसमें 8 बिलो और ओवर हेयर डेड बॉडी शामिल है। इसके अलावा सन 2010 में बिग्स ने स्क्रैच एंड स्निफ द न्यू जर्सी में बड़े होने के बारे में कविता एंथोलॉजी वाइट और एग्जिट प्लेनर अपनी साहित्यिक शुरुआत की। सन 2012 में उन्होंने एंथोलॉजी और अपना वाइन कोर में अपने वर्ड मेमोइर्स यानी यहूदी लाइफ में आत्मविडंबना लेख यह एक रोमन नायक ठीक है के साथ योगदान दिया और काम किया। बिग्स ने अमेरिकन यूनियन में जेम्स लेविंगस्टन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और 6 अप्रैल 2012 को जारी की गई थी। 12 में गर्मियों में बिग्स ने टीनेज म्यूटेंट में
अच्छा काम किया और 23 में बिग्स ने नेटफ्लिक्स क्रिसमस थीम्ड फिल्म बेस्ट क्रिसमस एवर में रॉब सेंडर्स के रूम में ब्रोडी हीथर ग्राम मैट डैनी के रूम में काम किया। एलिसन ली हैनिगन, जिन्हें पेशेवर रूप से एलिसन हैनिगन नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता हैं। इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1974 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इनके अन्य नाम हैं एलिसन डैनी सोफ। हैनिगन ने कॉमेडी फिल्म इम्प्योर थॉट्स और माई स्टेप मदर इज एन एलियन 1988 में सहायक भूमिकाओं के साथ अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 1999 में उन्होंने अमेरिकन पाई फिल्म सीरीज में मिशेल फ्लेहर्टी के रूप में अभिनय करना शुरू किया, और जो फिल्म मुख्य भूमिका थी 1999 से 2012 तक सीरीज की हर फिल्मों में दिखाई दी। सीरीज में उनकी भूमिका के लिए उन्हें टीन चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन किया गया और उन्हें यंग हॉलीवुड अवार्ड जीता। उन्होंने पैरोडी फिल्म डेट मूवी, स्लेशर फिल्म यू माई बी द किलर और सुपर हीरो फिल्म फ्लोरा एंड यूलिलोस में अभिनय किया। हैनिगन ने टेलीविज़न में अपनी प्रस्तुतकर्ता में 1989 से 1990 तक की अल्पकालिक सिटकॉम फ्री स्पिरिट से अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन किया गया। टेलीविज़न फिल्मों में अन्य सीरीज में कई छोटी भूमिकाओं के बाद वे 1997 से 2003 तक हर एपिसोड में दिखाई देने वाली ओलिम्पिक ड्रामा सीरीज बफी द वैम्पायर स्लेयर में किशोर चुड़ैल विली रोसनबर्ग के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका में दिखाई दी। उनकी भूमिकाओं को समीक्षा द्वारा सराहा गया और उन्हें टेलीविज़न पर एक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटर्न अवार्ड और एक टीन चॉइस अवार्ड जीता। सन 2005 से सन 2014 तक उन्होंने सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर में सिली एल्ड्रिन के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड जीते। हैनिगन का जन्म मार्च को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वे एमिली पॉप्सन हार्स, एक रियलिटी स्टेट एजेंट, और एलन हैनिगन टीम स्टार ट्रक ड्राइवर की इकलौती संतान थी। उनके पिता आयरिश वंश के थे और माता यहूदी है। 4 साल की उम्र में हैनिगन विज्ञापनों में दिखाई देने लगी। अपना बचपन अपनी माँ की गृह नगर अटलांटा जॉर्जिया में बिताने के बाद एजेंट हासिल करने के बाद हैनिगन साल में उम्र में हॉलीवुड चली गई। एक किशोरी के रूप में हैनिगन ने अपने भावी हाउ आई मेट योर मदर के सह कलाकार में बॉब सैगेट के बच्चे की देखभाल की। अपनी मां के साथ रहते हुए नॉर्थ हॉलीवुड हाई स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने संत बराबर में अपने पिता से मिलने के दौरान एजेंटों पर सफलतापूर्वक ऑडिशन भी दिया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थविच में दाखिला लिया, जहाँ वे अल्फा ची ओमेगा सोरोटी की सदस्य थी, जहाँ उन्होंने मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की। इसके बाद में वे 1986 से लेकर सन 2004 तक कैरियर की शुरुआत में सफल था। हैनिगन की पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 88 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन कॉमेडी माई स्टेप मदर इज इन एलियन में थी। फिल्म में उनके सह कलाकारों में से एक अभिनेता सेड ग्रीन थे, जो बाद में उनकी ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड के रूप में बफी दी वैम्पायर स्लेयर के नियमित कलाकारों में शामिल हो गए। 1989 में टेलीविज़न सीरीज में पहली अपनी भूमिका तब आई जब उन्हें अल्पकालिक एबीसी सिटकॉम फ्री स्पिरिट में कास्ट किया गया। 1997 में हैनिगन को अलौकिक टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर में बफी समर्स की सबसे अच्छी दोस्त विलो रोसनबर्ग की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। यह शो सफल रहा और हैनिगन को पहचान मिली। इसके बाद वह किशोर दर्शकों के लिए कई फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने बॉयज एंड गर्ल शामिल है। उन्होंने कॉमेडी फिल्म अमेरिकन पाई में मिशेल फ्लेहर्टी के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। इसके सीक्वल अमेरिकन पाई 2 और वेडिंग में
बहुत बड़ी भूमिका में दिखाई दी। फोर्ब्स ने बताया कि अमेरिका पाई फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन की कमाई की। बफी द वैम्पायर स्लेयर स्पिन ऑफ जंगल में उन्हें एक आवर्ती अतिथि भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने विलो को अपनी भूमिका दोहराया। सन 2004 की शुरुआत में हैनिगन ने वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की। थिएटर रॉयल हैमाकर्ट में ल्यूक पेरी के साथ व्हेन हैरी मेट सैली के स्टेज रूपांतरण में अभिनय किया। सन 2005-14 हाई आउ मैटर योर मदर में से सफलता। सन 2005 की शुरुआत में उन्होंने यूपीएन की किशोर रहस्य श्रृंखला वेरोनिका मार्च के 3 एपिसोड में ट्रीना क्लोज के रूम में एक आवर्ती स्तुति भूमिका निभाई। सितंबर 5 में हैनिगन सीबीएस के सिटकॉम हाई आउ मेट योर मदर में लिली एल्डरिन की मुख्य भूमिका लेते हुए एक नियमित टेलीविजन श्रृंखला में अभिनय करने के लिए लौट आई। वे न्यूयॉर्क शहर में वास्तुकार टैड मॉसबी और उनके दोस्त के समय का अनुसरण किया, और टैड अपने बच्चों को उन घटनाओं को याद करता है जिसके कारण उसकी माँ उसे मिली। हैनिगन का किरदार लिली किंडरगार्टन शिक्षिका और चित्रकार थी, जिसने अंत में वकील मार्शल एरिक्सन से विवाह किया, जिसे जैसन सेगल द्वारा चित्रित किया गया था। हैनिगन ने 10वें पसंदीदा टीवी कॉमेडी अभिनेत्री के लिए पीपल चॉइस अवार्ड जीता। यह श्रृंखला 9 सीजन तक चली और घंटे की श्रृंखला का समापन 31 मार्च 2014 को हुआ। फरवरी 6 में उन्हें रोमांटिक कॉमेडी में पैरोडी डेट मूवी जूलियस जोन्स के रूप में अभिनय किया। वह सन 2009 में एबीसी एनिमेटेड सिटकॉम द गुड फैमिली के अतिथि कलाकार में थी। हैनिगन ने स्टैम्प ऑफ टू नामक संगठन के लिए नियमित बढ़ावा देने के लिए fundrady.com पर प्रदर्शित एक वीडियो स्लम पार्टी में एमिली डेसनल, जैमी किंग, मीका केली, कैथरीन मैकाफे के साथ मिलकर काम किया। हैनिगन ने कॉमेडी फिल्म अमेरिकन रीयूनियन में मिशेल की भूमिका को दोहराया। यह फिल्म हाई स्कूल से स्नातक होने के 13 साल बाद एक हाई स्कूल रीयूनियन में भाग लेने वाले दोस्तों पर आधारित थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, दुनिया भर में 234 मिलियन की कमाई की। फिल्म उनकी भूमिका के लिए सन 2012 के टीन चॉइस अवार्ड में एक्ट्रेस रोमांटिक कॉमेडी पुरस्कार की नामांकन भी इस मूवी ने प्राप्त किया। सन 2015 से वर्तमान टेलीविजन होस्टिंग हैनिगन ने 16 से 23 तक टेलीविजन सीरीज पेन एंड टेलर फुल ऑफ द मेजबानी की। हैनिगन ने एनिमेटेड सीरीज पर आधारित डिज्नी चैनल की मूल फिल्म किम पॉसिबल में किम की माँ एन पॉसिबल की भूमिका निभाई। उन्होंने डिज्नी जूनियर की एनिमेटेड सीरीज फैंसी नैन्सी में क्लियर नैन्सी की भूमिका निभाई। यह शो 3 सीजन तक चला और सीरीज का समापन 18 फरवरी सन 2022 को हो गया। सितंबर 23 में हैनिगन को साशा फरवर के साथ साझेदारी करते हुए डांसिंग विद द स्टार के सीजन 32 के प्रतियोगी में से एक के रूप में घोषित किया गया था। यह जोड़ी फाइनल में पहुंची और 5 स्थान पर रही। हैनिगन ने 11 अक्टूबर 3 को कैलिफोर्निया के डेजर्ट हार्ट स्प्रिंग में 2 बंच पम्प्स रिजॉर्ट में अपनी बफी द वैम्पायर स्लेयर और एंजल की सहकलाकार एलेक्सा डेनिफिस से शादी की। यह जोड़ी अपने 2 बेटे के साथ एनिकिनो लॉस एंजलिस उनका घर का इस्तेमाल किया दी एच के सेट के रूप में। जनवरी क्रिस्टन जोन्स एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने मैड मैन सन 2015 में बेटी ड्रैपर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, टेलीविजन सीरीज ड्रामा और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन किया गया था। उन्होंने द लास्ट मैन ऑन अर्थ में मेलिसा चार्टर्स का किरदार भी निभाया और अमेरिकन वेडिंग सन 2003 की फियर मार्शल, द बोट दैट रॉक्स अनऑन, सीकिंग जस्टिस, एक्स-मैन फर्स्ट क्लास जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म जनवरी क्रिस्टन जोन्स 5 जनवरी 1978 सिक्स फॉल्स साउथ डकोटा अमेरिका में हुआ।
सक्रिय रूप से उन्होंने 1999 में वर्तमान एक बच्चा क्रिस्टन जोन्स का जन्म 5 जनवरी 1978 को साउथ डेकोटा के सियोक्स फॉल्स में हुआ था। स्टोर मैनेजर क्रेन और कॉक्स व्यायाम फ्यूचलिस्ट मार्विन जोन्स की बेटी, उनका नाम जनवरी वेन के नाम पर रखा गया था। 1973 में जैकलिन सोजेन के उपन्यास वंस इज नॉट इनफ में एक पात्र था। उनकी 2 बहनों के नाम जेना और जैसी अक्षर से शुरू होते हैं। 1979 में उनका परिवार हैकला साउथ डेकोटा चले गया, लेकिन 1996 में वे वापस सियोक्स फॉल्स चले गए और उन्होंने रूजवेल्ट हाई स्कूल में स्नातक किया। जेम्स ने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क में 18 साल की उम्र में की। वह हाई स्कूल में तब एक मॉडलिंग स्काउट में उनकी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग उनका जुनून नहीं था, उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी पहली एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने लॉस एंजलिस जाने का फैसला किया तो उन पर पैसा बकाया था। जेम्स ने एबरक्राफ्टी एंड पिच, वार्षिक क्लियर सेल, कैरिस्टिस की मॉडलिंग की और वे कई अंतर्राष्ट्रीय फैशन पत्रिकाओं के कवर पर रही, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट, एल्विरा रोलिंग स्टेट, काउंट एंड कंट्री, द हॉलीवुड रिपोर्टर, डब्ल्यू, यूनाइटेड किंगडम में हार्पर बाजार, मैरी क्लेयर, टैटलर, ग्लैमर और रेड। अभिनय जेम्स डेविड कवरडेल की एल्बम इनटू द लास्ट की वीडियो लव इज ब्लाइंड में दिखाई देती हैं और एंगर मैनेजमेंट, लव एक्चुअली और डर्टी डांसिंग हवाना नाइट्स में सहायक भूमिका निभाई। सन 2005 में वे टॉमी जी लॉन्स द्वारा निर्देशित अभिनेता फिल्म द थ्री ब्यूरल्स ऑफ मेलक्विड्स एक्स्ट्रा के अमेरिकी सीमा रक्षक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने टिप्पणी की कि उनके कैरियर के सबसे रचनात्मक अनुभव में से था। वियर मार्शल में उन्होंने अमेरिकी फुटबॉल कोच विलियम रेड डॉसन की पत्नी कैरोल डॉसन की भूमिका निभाई। उन्होंने एक एथन हॉक के साथ गुड किल में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म लव एड्यूरिंग प्रोमिस में एक अग्रणी परिवार की सबसे बड़ी संतान के रूप में मुख्य महिला भूमिका निभाई, जहां उनका एक चरित्र एक रहस्यमय व्यक्ति से प्यार करने लगता है जो उनके पिता की जान बचाता है। वह AMC मूल टेलीविजन ड्रामा सीरीज मैड मैन में 7 सीजन के लिए युवा उपनगरीय ग्रैनी और मां बेटी ड्रैपर फ्रांसिस के रूप में दिखाई दी। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन और 1 एमी नामांकन मिला। जोन्स को सन 2003 की कॉमेडी फिल्म अमेरिकी वेडिंग में स्टीवलर और पॉल फिंच दोनों की प्रेमिका कैंडस फ्लेहर्टी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जो अमेरिकन पाई फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एपिसोड क्विट के लम्हे ठग की भूमिका निभाई, जो संगठित अपराध के जुड़े एक रियल एस्टेट घोटाले में जुड़ी एक अकेली जीवित संदिग्ध के रूप में सहायक जिला अटॉर्नी माइकल कटर और उसे दोषी ठहराने के प्रयास में विफल करती है। 1960 के दशक में अपतटीय समुद्री डाकू रेडियो के बारे में एक ब्रिटिश फिल्म द बोट दैट रॉक्ड में दिखाई दी। सन 2009 में उत्तरी अमेरिका रिलीज के लिए पायरेट रेडियो का नाम दिया गया। जोन्स को सन 2000 के मैक्सिमम हॉट 10 महिलाओं में से एक में 82वें स्थान पर रखा गया। वे मई सन 2009 में ब्रिटिश जिको पत्रिका की द हॉट के कवर पर दिखाई दी। वह अमेरिकन GQ पत्रिका के नवंबर 9 तक अंक के कवर पर दिखाई दी और कई बार पत्रिकाओं में विषय रही। 14 नवंबर को जोन्स ने सैटरडे नाइट लाइव के एपिसोड की मेजबानी की, जिसमें संगीत अतिथि द ब्लैक आइड पीस शामिल थे। सन 2011 में जोन्स ने 2 थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। पहले लियोन नीसन और डायने क्रूगर के साथ अननोन में, जिसमें जैम गोल्डस्टीन ने निर्देशित किया था। बाद में निकोलस केज और गाय पियर्स के साथ स्क्रीन जस्टिस में उन्होंने एक्स-मैन फर्स्ट क्लास में एम्मा फ्रेस्ट का किरदार निभाया। जॉन फॉक्स टेलीविजन कॉमेडी फिल्म द लास्ट मैन ऑन अर्थ में मेलिसा चार्टेस के रूप में दिखाई दी। सन 2011 में वे नेटफ्लिक्स की कॉमेडी फिल्म जिसमें से एक उब चुकी और अमीर गृहिणी लिज़बेथ स्लोन की भूमिका में थी।
सन 2020 में जोन्स नेटफ्लिक्स के सीरीज स्पिनिंग आउट के कलाकारों में कैरोल बेकर के रूप में शामिल हुई, जो एक पूर्व फिगर स्केटर की एकल मां है जो द्विध्रुवीय विकार से पीड़ित है और एक सीजन के बाद सीरीज समाप्त हो गई। सन 2009 में जोन्स समुद्री संगठन ओशियाना में एक सेलिब्रिटी प्रवक्ता के रूप में शामिल हुई, जो लुप्त सार को बचाने और प्रकृति के सार के महत्वपूर्ण के बारे में दूसरों को सूचित करने में काम कर रही थी। वे समूह के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणा के लिए सार के साथ तैराकी कर चुकी हैं। उन्होंने 24 नवंबर सन 2021 को लॉस एंजलिस के मेसन थैंक्सगिविंग कार्यक्रम में अपनी साथी कलाकार मार्लिन एकरमैन के साथ भोजन परोसा। जोन्स ने एस्टन कूचर को डेट किया जब वे 1990 के दशक के अंत में एबरक्राम्बी एंड फिच के मॉडल थे। जोन्स के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक रॉबर्ट स्टैक हैं। 2002 में वे जिम कैरी के साथ अपने रिश्ते के दौरान उन्होंने जन्मदिन के उपहार के रूप में स्टैक का ऑटोग्राफ भेंट किया। सन 2003 से सन 2006 तक गायक जोश ग्रोबन के साथ रिश्ते में थी। उन्होंने 10वें अभिनेता जैसन सुदेकिस को डेट किया और जनवरी 21 में पीपल ने रिपोर्ट किया कि वे अलग हो गए हैं। सितंबर 11 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका पिता की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं की गई थी। जोन्स ने अनसुली रहस्य में रुचि। उनका मानना है कि उन्हें एक यूएफए देखा है जिसके पास टैटू है जिस पर लिखा है बेलाट्रिक्स, जो महिला योद्धा की कलाकारी के रूप में काम पर रखा जा सकता है। उन्होंने इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा मूवियों में काम किया है। थॉमस इयान निकोलस एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और संगीतकार हैं। उन्हें मिले पुरस्कारों में इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड, यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन शामिल है। इनका जन्म 10 जुलाई को हुआ था। फिल्म में निकोलस को अमेरिकन पाई थिएटर फिल्म सीरीज 1999 से लेकर सन 2012 में केविन मेयर्स और स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रुकी ऑफ द ईयर में हेनरी रोवन गॉर्डन के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्टिलिंग में सिनानात्रा में ऐतिहासिक शख्सियतों फ्रैंक सिनात्रा जूनियर और वॉल्ट बिफोर मिकी सन 2015 में वॉल्ट डिज्नी की भूमिका निभाई। निकोलस ने एक किड के रूप में भी काम किया और हैलोवीन रिसर्जेशन, द रूल्स ऑफ अट्रैक्शन, पिलियज क्यू, बिलाल, ए न्यू ब्रीड ऑफ हीरो और शिप एंड वॉल्स में सहायक भूमिका निभाई। टेलीविज़न में निकोलस ने फॉक्स शो में टॉड मार्च के रूप में पार्टी ऑफ द फाइव और हिचन के रूप में रेड बैंड सोसाइटी में आवर्ती भूमिका निभाई। 2D माइक्रोमेंटिक सिटकॉम अंडर डेवलप में वे मुख्य भूमिका में शामिल थी। कार्टून नेटवर्क एनिमेटेड सीरीज कॉमेडा नेचर अनसील्ड की अमेरिकी संस्करण में वे मुख्य भूमिका डबिंग में प्रदान की। निकोलस का जन्म लॉस वेगास, नेवादा में हुआ। उनकी मां मार्ला एक पेशेवर नर्तिका और अभिनय स्कूल प्रशासक थी। निकोलस को रूकी ऑफ द ईयर अमेरिकन पाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वे अमेरिकन पाई फ्रेंचाइज की 4 नाट्य फिल्मों में से केविन मार्केट्स के रूप में दिखाई दी। उन्होंने हेलेवन रिसर्जेशन में सहायक अभिनय किया। रोजर एवरी द्वारा निर्देशित द रूल्स ऑफ अट्रैक्शन में मिशेल की भूमिका निभाई और शो टाइम मूवी स्टिलिंग सिनात्रा में फ्रैंक सिनात्रा जूनियर की भूमिका निभाई। सन 2009 में उन्होंने ड्रामा लाइफ इज एट क्रैकडाउन में एक रोगी पुलिस वाले की भूमिका निभाई लारा फिलन बाइल के साथ में। निकोलस ने निकोल हॉलिफील्ड की फिल्म प्लीज क्यू के सहायक कलाकार योजी की भूमिका निभाई, जिसने सन 2010 को इंडिपेंडेंट स्पिरिट रॉबर्ट एल्टमैन पुरस्कार जीता, जो कलाकारों की टुकड़ी को दिया जाता है। उन्होंने फिल्म द शिकागो में एम्बी हफमैन की भूमिका निभाई। वह एबसी की ग्रेग एनाटॉमी के एक एपिसोड में जेरेमिया के रूप में दिखाई दी। सन 2015 में निकोलस वॉल्ट बिफोर मिकी में दिखाई दी, जहाँ उन्होंने अपनी शुरुआत जीवन और कैरियर के संघर्षों के दौरान एक युवा वॉल्ट डिज्नी का किरदार निभाया।
वह स्टीफन स्पिलबर्ग की टीवी ड्रामा फिल्म रेड बैंड सोसाइटी में एक नियमित कलाकार थे। निकोलस लायंसगेट फिल्म एडवर्ड्स में मुख्य अभिनेता है, जिसमें मिकी राउकिया, सीन एस्टिन, लुई डायमंड फिलिप्स, पेनेलोप एंड मिलर भी हैं। यह फिल्म सन 2021 में रिलीज हुई थी। निकोलस ने अपना पहला एल्बम विदाउट वार्निंग 15 जनवरी सन 2008 को रिलीज किया और उनका अनुवर्ती एल्बम विदाउट वार्निंग एकॉस्टिक 18 फरवरी को हुआ। उनकी तीसरी रिलीज हीरोज ह्यूमन थी, जो 1 जून 10 को रिलीज किया गया। चौथी रिलीज 180 शीर्षक EP है, सन 2012 को रिलीज किया गया। पहला एकल माई जनरेशन अमेरिकन रीयूनियन साउंडट्रैक एल्बम के हिस्से के रूप में दिखाई देता है। सन 2015 में निकोलस ब्लूज ट्रैवलर की एल्बम को बिलो ऑफ द मून में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने ऑल दी वे गीत का सहलेखन किया। 9 जुलाई 22 को निकोलस ने 99 में रिलीज किया और बालिंग फॉर सोप में 1985 की पैरोडी थी। निकोलस ने सन 2007 में डेजी कोलेट नाम की मशहूर कोलेट मैरिनो से शादी की। दंपति को सन 2011 में पहला बच्चा, एक बेटा हुआ और दूसरी बेटी सन 2016 में हुई और सन 2022 में कोलेट ने निकोलस से तलाक लेने की अर्जी दी। 1992 में इनकी मूवी रेडियो फ्लावर अंदर द डर, जब कोई नहीं सुनता, फेडर्डी सिनकोल लड़का टेलीविज़न फिल्म थी। वे आज तक इतनी मूवियों में दिखाई दिए हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सीन विलियम स्कॉट की। एक अमेरिकी अभिनेता है जिन फिल्मों में स्कॉट ने अभिनय किया है। उन्होंने सन 70 तक वीक्स बॉक्स ऑफिस में $4.91 बिलियन की कमाई की है। इनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1976 को। इनकी आयु है 48 वर्ष। कॉटेज ग्रोव, मिनेसोटा, US। पेशे से अभिनेता थे। सक्रिय वर्षता 1996। वर्तमान जीवन साथी थी ओलिविया कोरनबर्ग। सन 2009 में मैरिज और सन 2024 में इनका डाइवोर्स हो गया था। इनके बच्चा है एक। फिल्मों में स्कॉट को अमेरिकी पाई फिल्म में स्टीव के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने गून, इसके सीक्वल गून लास्ट ऑफ द एनफोर्समेंट डग गलेट के रूप में मुख्य भूमिका में अभिनय किया। उन्होंने अन्य उल्लेखनीय मुख्य फिल्म क्रेडिट में ड्यूड, वेजर इज माई कार, रोड ट्रिप, इवोल्यूशन, द रनडाउन, द ड्यूकस ऑफ डेजर्ट, मिस्टर वुडकॉक, रोल मॉडल्स, इस तरह की इन्होंने अधिक से अधिक मूवी में काम किया। टेलीविज़न में स्कॉट फॉक्स। जैसी बॉयरन डायलन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है। वह मीडिया प्रोडक्शन कंपनी वोडर्स एंड लिब्बा के संस्थापक हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। वह काउंसिल ऑन द फॉरेन रिलेशंस और TED के भी सदस्य हैं। वे संगीतकार बॉब डायलन और पूर्व मॉडल सारा लॉरेंस के बेटे और गायक गीतकार जैकब डायलन के भाई हैं। इनका जन्म 6 जनवरी को हुआ था, न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। इन्होंने शिक्षा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ली थी और ये 1973 से फिल्म हॉलीवुड मूवी में बना रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। जीवन साथी सुसान ट्रेलर है। अभिभावक है बॉब डिल्सन, सारा लॉरेंस। इनके द्वारा अब हम इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। डायलन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह संगीतकार बॉब डायलन, सारा लॉरेंस डायलन के सबसे बड़े बेटे हैं। इनके पिता ने सारा की पिछली शादी हुई बेटी मारिया लॉरेंस को गोद लिया था, जबकि जैसी 11 साल की थी जब बॉब और सारा डायलन का तलाक हो गया था। डिलन ने अपने कैरियर के स्रोत टॉम वेट्स, एल्विस कोटले, टॉम पेटी, लिटा फोर्ड, पब्लिक इमेज लिमिटेड, लेनी क्रेविटी, साहिक
ग्राहकों के संगीत वीडियो निर्देशन से की। डिलन को वेट्स के 92 में एल्बम बोर्न मिशन की कवर फोटो प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हाँ हम कर सकते हैं में 2008 में उन्होंने विलियम एमी पुरस्कार जीता। संगीत वीडियो यस वी कैन का निर्देशन किया जो बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद के अभियान से प्रेरित था। यह फिल्म 3 दिनों में बनाई गई और इसमें 30 से अधिक सेलिब्रिटी समर्थकों ने तत्कालीन उम्मीदवार बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क हैम्सवर्थ प्राइमरी रियासत भाषण को गाया गया। मूल रूप से यूट्यूब पर पोस्ट किए गए यस वीकेंड को रिलीज होने कुछ दिन बाद 26 से अधिक बार देखा गया और 12 में एड्स द्वारा इसे अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विज्ञापन में से एक के रूप में मान्यता दी गई। अन्य पिक्चर फिल्म में निर्देशन पर काम में विल फेरल, रॉबर्ट डुवेल अभिनेता, किकिंग ऑन स्क्रीनिंग, अमेरिकन वेडिंग, हाई जैसे कॉमेडी फिल्म है। अन्य फीचर लेंथ प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंट्री क्रिप्स एंड बर्ड्स, मैड एन अमेरिकन शामिल है जो दक्षिण लॉस एंजलिस में ग्रोह और प्रणालीगत हिंसा की संस्कृति की खोज करती है। उन्होंने निर्देशक एड सी पैलेट की फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने सन 2008 में सनडाउंस फिल्म में इसका प्रीमियर किया। डायलन की एक मूल टेलीविजन श्रृंखला कन्वर्सेशन विद रिकी जे का निर्माण किया और निर्देशन भी किया जिसे कलाकार रिकी जे की चालाकी के इर्द-गिर्द बनाया गया था। सन 2007 में डायलन ने लिब्बा की शुरुआत की जो ओपन सोर्स हेल्थ केयर मूवमेंट पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संगठन है। फास्ट कंपनी के अनुसार यह परियोजना नवीनतम स्थापित चिकित्सा डेटा की सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़ती है ताकि रोगी और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सूचित निर्णय लेने के लिए अनुमति मिल सके। परियोजना का स्वयं घोषित लक्ष्य चिकित्सा जानकारी एक ऑनलाइन केंद्रीय भंडार बनाना है। अपनी स्थापना के बाद लिब्बा ने सहयोगी केयर नेटवर्क और एली डेवलपमेंट सिस्टम एनिमेशन जैसी साझेदारी में काम किया। सन 2020 में डायलन सोरेस ने निर्देशन कार्यकर्ता निर्माण जिन्होंने अरबपति निवेशक परोपकारी व्यक्ति जॉर्ज सोरोस के व्यक्तिगत इतिहास को सार्वजनिक सक्रियता की जांच की। जैसा का विवाह सुआन टेलर से हुआ और उनका एक बेटा पाब्लो विलियम डायलन जिनका जन्म 1995 में हुआ और एक बेटी फ्यूरी से बीटा टाइस डायलन जिनका जन्म सन 2020 में हुआ। वे इस मूवी में आपको काम करते हुए हम देख सकते हैं। इस तरह से ये डायरेक्टर की श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक बन जाते हैं जिन्होंने इस मूवी में अपने काम का अपना न्यू कलेक्शन दिया। इसके अलावा हम बात करें तो एडी केवन थॉमस की। ये एक अभिनेता है। थॉमस की मुख्य भूमिका वाली फिल्मों में सन 2024 तक दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग $1 बिलियन की कमाई की है। जन्म 31 अक्टूबर 1980 न्यूयॉर्क शहर अमेरिका। फिल्म में थॉमस अमेरिकन पाई श्रृंखला में पॉल फिंच के रूप में अपनी मुख्य भूमिका के लिए प्रमुखता आए। हेराल्ड एंड कुमार फिल्म श्रृंखला में एंडी रोसनबर्ग की सहायक भूमिका थी। थॉमस की अन्य सहायक फिल्म भूमिकाओं में द रेज कैरी 2, ब्लैक एंड व्हाइट, डर्टी लव, ब्लाइंडिंग डेटिंग, निक एंड नोराज, इन्फिनिट फिलिस्ट शामिल है। टेलीविजन में थॉमस ने WB सिटकॉम में रसेल के रूप में ब्रूटली नॉर्मल ऑफ सेंटर, फॉक्स सीरीज टिल डेथ, जेम्स वुडविच HBO सीरीज में काम किया। यह CBC सीरीज स्कॉर्पियन में टोबियास कॉर्टेस की भूमिका निभाई। अमेज़न प्राइम सीरीज द मार्वलस मिसेज मिशेल में एडम के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। सन 2005 से उन्होंने फॉक्स TBS एनिमेटेड सिटकॉम अमेरिकन डैड पर बैरी रॉबिन्सन की आवाज़ दी है। थॉमसन न्यूयॉर्क शहर में वह यहूदी है जो अमेरिकन पाई के सह कलाकार जेसन बिक्स के शो आउटमैच में 20 के एक इंटरव्यू में बिक्स कहते हैं कि एडी थेम्स के स्टेज नाम है। थॉम अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में एक स्टेज अभिनेता के रूप में की थी। 1992 में फॉर बेबून्स एडोरिंग द सन में 97 में नताली पोर्टमैन के साथ
डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में दिखाई दी। उन्होंने न्यूयॉर्क की प्रोफेशनल चिल्ड्रन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पहले से ही ब्रॉडवे स्टेज के अनुभवी थे। थॉमस ने ABC सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव के एपिसोड में अपनी ऑन स्क्रीन की शुरुआत की और बाद में यू आर अफ्रेड ऑफ द डार्क के एपिसोड में अभिनय किया, जो एक ऐसे कैमरे के बारे में है जो अपने द्वारा शूट की गई हर चीज़ को नष्ट कर देता है। जिनके शीर्षक द टॉल ऑफ क्यूरियस कैमरा है। वे 96 में 2 बार लॉ एंड ऑर्डर में दिखाई दिए हैं, जो हर अलग अलग किरदार निभाते हुए हैं। लेट नाइट विद कॉन ओब्रायन के थैंक्सगिविंग 1998 में संस्करण में थॉमस ने छुट्टियों के लिए कॉलेज से घर आई रिकी कॉनन एंडी की भूमिका निभाई। थॉमस अमेरिकन पाई में पॉल वेज की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए और अमेरिकन पाई फ्रेंचाइज की सभी 4 नाटकीय फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने स्क्रीन वर्क्स में अल टाउन नामक स्वतंत्र फिल्म, द रेज कैरी 2 और जेम्स टॉकबे की विवादित स्पर्श मोशन पिक्चर ब्लैक एंड वाइट भी शामिल है, जिसमें थॉमस ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जेरेड लेटो के साथ सह अभिनय किया था। थॉमस ने कन्नाडाई शॉक कॉमिक टॉम ग्रीन, फ्रेडी ग्रॉट फिंगर में शीर्षक भूमिका निभाई और हेरोल्ड एंड कुमार कोट टू व्हाइट कैसल में स्टोरी टाइपिकल यहूदी चरित्र डेविड कोमलस के साथ हेराल्ड एंड कुमार एस्केप फ्रॉम गवांतनामो में भूमिका निभाई। सन 2001 से सन 2002 तक थॉमस ने जैन चो के टेलीविजन सीरीज ऑफ सेंट्रल में अभिनय किया। वह पहले 2 सीजन के सिटकॉम टिल डेथ में छोटे पर्दे पर लौटे। बजट कारणों के कारण उन्हें शो से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी वे सीजन 3 में दिखाई दिए। लेखकों की पड़ताल के कारण बुधवार 8 अक्टूबर 8 में सीजन 2 के कुछ एपिसोड दिखाई दिए। वे CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एपिसोड नो मोर बोट्स में भी दिखाई दिए। थॉमस ब्लॉकबस्टर वीडियो सिनिस्कर्स नाइकी के विज्ञापनों में दिखाई दी और 311 के संगीत वीडियो फिल्मिंग में भी दिखाई दिए। उन्होंने मंच कार्य जारी रखा और 6 में ब्रॉडवे की प्रस्तुति की और 5 में अमेरिकन डैड में बैरी रॉबिन्सन के लिए आवाज़ दी। 10 से 11 तक HBO कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज हाउ टू मेक इट एन अमेरिकन डेविड कपलैन के रूप में दिखाई दी और 14 में डायरेक्ट टीवी की पहली ओरिजिनल कॉमेडी थिंग्स यू सुनट में फर्स्ट मिडनाइट के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष थॉमस CBTV श्रृंखला स्कॉर्पियन के प्रमुख कलाकारों थे, जिन्होंने हार्वर्ड से प्रशिक्षित मनोचिकित्सक प्रतिभाशाली व्यवहारवादी डॉक्टर डेविस M कर्टिस की भूमिका निभाई। वे मई 16 में 4 सीजन पूरा करने के लिए श्रृंखला को रद्द कर दिया गया और वे थ्रिलर फिल्म शॉर्टेड मेमोरीज की कलाकारों में शामिल है, जिसे लास्ट नाइट के रूप में जाना जाता है। सुंदर बिक्स में फॉक्स सिटकॉम आउट मैच में वे अपने अमेरिकन पाई सहकल एलिसन हैनिगन और जेम्स बिक के रूप में फिर से जुड़े। 96 में एल टाउन यंग फ्लैश को, 97 में ईर्षा नेट, 1998 में फसल डिस्वॉशर द राज्य कैरेटो, 1999 में अमेरिकन पाई, पॉल फिंच, काला और सफ़ेद, मार्टी किंग, इस तरह की वे मूवी उन्होंने अपना काम किया। अलग से अब हम बात करें तो फ्रेंच विलार्ड जो हैं एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता थे। उन्होंने क्रिस्टोफर गेस्ट के साथ फिल्म दिस इज स्पाइनल टैप, वेटिंग फॉर गफमैन, बेस्ट इन शो, द माइटी विड फॉर योर कंसिडरेशन और मैस्कॉट में उनके काम के लिए जाना जाता है। वे कॉमेडी फिल्मों अस्टिन पावर्स, द स्पाई 2, सेक्स मी, अमेरिका वेडिंग, एंकरमैन, द लेजेंड ऑफ रन बरगंडी, एंकरमैन 2, द लेजेंड कंटिन्यूज के साथ एनिमेटेड फिल्म वाली में भूमिका निभाई दिखाई दी है। टेलीविजन में उन्होंने सिटकॉम एवरीबॉडी लव्स रेमंड, मॉडर्न फैमिली, कर्म्स, हैक, मैकडीनल और फ्रैंक एंड डनवी की भूमिका निभाने के लिए द प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं।
जन्म फ्रेडरिक चार्ल्स विलियर्ड 18 सितंबर 1933 क्लीवलैंड ओहियो अमेरिका। मृत 15 मई सन 2020। विश्राम स्थल लॉस एंजलिस में फॉरेस्ट लैन मेमोरियल पार्क। ये इन्होंने 1957 से लेकर सन 2020 तक काम किया। मैरी लेवल जो थी इनका भी 1968 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2008 में हो गई थी। प्रारंभिक जीवन। फ्रेडरिक चार्ल्स विलियर्ड का जन्म 28 सितंबर 1934 को क्लीवलैंड ओहियो में हुआ। विलियर्ड की मां एक गृहिणी थी। विलियर्ड का पालन पोषण ओहियो के सेक्रेड हार्ट्स में हुआ था। 45 में जब फ्रेड 12 साल के थे तो उनके पिता फ्रेडरिक चार्ल्स विलियर्ड की हो गई थी। विलियर्ड में 1951 में कैट्सी मिलिट्री इंस्टीट्यूट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1955 में वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट से सेवा में करते हुए जर्मन में तैनाती उन्हें मिली। विलियर्ड का स्टेज करियर तब शुरू होता है जब वे 1950 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क चले गए। उनका शुरुआती काम स्थानीय वाईएमसी में डेस्परेट आवर्स का शामिल है। उन्होंने भावी कॉमेडी पार्टनर विकी ग्रेको के साथ काम किया। बाद में उन्होंने ग्रीनविच विलेज क्षेत्र विलियर्ड ग्रेकी के रूम में प्रदर्शन किया और कुछ सफलता पाई। द डीन मार्टिन शो, द समर्स ब्रदर कॉमेडी आवर, टू नाइट शो में दिखाई दिए। उन्होंने टेलीविजन सीरीज गेस्ट स्मार्ट द बैरल बर्नार्ड में भूमिका निभाई, लेकिन खराब प्रबंधन कर उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और 1968 में अलग हो गए। विलियर्ड की फिल्म शुरुआत 67 में सोशल फिल्म टीनेज मदर से हुई और बाद में उन्होंने बताया कि स्क्रीन में दर्शकों ने होटिंग की। उनके किरदार में पहले महिला प्रधान के प्रयासों को बाधित किया। विलियर्ड की शुरुआत इस प्रदर्शनी नौकरियों से एक शिकागो द सेकंड सिटी से थी, जहाँ उन्होंने रॉबर्ट क्लेन, डेविड स्टम्बर के साथ मंच साझा किया और वह इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी ग्रुप एस ट्रैकिंग कंपनी संस्थापक में शामिल हो गए, जहां उन्होंने मूवी में काम जारी रखा। उन्होंने टू नाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्नर्स पर 50 से अधिक बार स्केच प्रस्तुत किया और दिस इज जोन्स नियमित रूप से दिखाई दिए। प्रमुखता को बढ़ना। विलियर्ड ने 77 में मैरी हर्स्टमैन स्पिन ऑफ हॉर्नवुड टू नाइट फॉर एवर फनहुड अमेरिका टू नाइट में बर्थ गिम्बल के साइड के उद्देश्य जेरी हबर्ट के रूप में व्यापक प्रसिद्धि हासिल की, जिसने रात के टॉक शो की पैरोडी की और 1972 एनबीएस सीरीज रियल पीपल के मूल कलाकार थे और वे 81 से 83 तक शामिल रहे। उन्होंने 87 के अकादमी पुरस्कार विजेता लघु फिल्म रेज मिल हेटेरोसेक्सुअल डांस फिल्म में टॉम आर्सबर्न की भूमिका निभाई। 1987 से उन्होंने सिड एंड मार्टी क्राफ्ट की डेसी फेलोज में अभिनय किया। विलियर्ड ने टॉक शो वाइड नाइट की मेजबानी की, जो 85 से 86 तक प्रशासित हुआ। उन्होंने उत्कृष्ट टॉक शो होस्ट के डे टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला और 1990 में उन्होंने विलियर्ड ने हाँ कॉमेडी नेटवर्क पर केबल टीवी शो एक्सेस अमेरिका में मेजबानी की। उस शो के किस्से के रूम में 21 सितंबर 1990 को वह समर कैंपस के साथ कल्ट पब्लिक शो डेकोपोज के एपिसोड में दिखाई दिए। 1985 में विलियर्ड ने अपने फनहुड सह कलाकार मार्टिन मूल के साथ फिर से काम किया। रीजन पर मूल के चरित्र लियोन कार्प के रोमांटिक साथी स्कॉट की भूमिका निभाई। इस जोड़ी ने दिसंबर ब्रॉड में एपिसोड की शादी की और स्कॉट श्रृंखला की अंतिम 2 सीजन के दौरान आवर्ती चरित्र बन गया। उसी वर्ष विलियर्ड ने सिस्टर के 3 एपिसोड में अतिथि की भूमिका निभाई। उसमें टिया तामीरा मोरे ने अभिनय किया। विलियर्ड ने कोल मितिस्को की भूमिका निभाई, जो रोजवेल्ट हाई में एक शिक्षिका थी। उन्होंने छात्रों के सामने कूल लगने के लिए अक्सर लोकप्रिय किशोर स्लैंग शब्द बोलता था। विलियर्ड 1992 के एपिसोड संडे क्रोडी संडे में सिम्पसंस के लिए ट्रैवल एजेंट वैली कवोनी की आवाज़ दी।
सन 2001 से सन 2002 तक उन्होंने मैम्बी इट्स में 5 बच्चों की भूमिका निभाई। 2 विलियर्ड एल शो के एपिसोड अतिथि भूमिका में थी। 1985 में वे और मूल मॉक्यूमेंट्री द हिस्ट्री ऑफ वाइट पीपल इन अमेरिका के लिए फिर से साथ आए और उन्होंने स्टीव मार्टिन अभिनेता रॉक्सेन में मेयर डीप्स की भूमिका निभाई। निरंतर असफलता। थॉमस क्रूज मा पोदर एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता है जो हॉलीवुड आइकन माने जाने वाले हैं। उन्हें 4 अकादमी पुरस्कार के नामांकन के लिए अलावा मानद पाल्मे 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाएं मिली हैं। उनकी फिल्मों उत्तरी अमेरिका में 5 बिलियन से अधिक और दुनिया भर में 12 बिलियन से अधिक की कमाई की है। उन्हें अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक माना जाता है। क्रूज के पास अधिकतर लगातार 100 मिलियन की अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक उपलब्धि जो सन 2012 से सन 2018 की अवधि के दौरान हासिल की गई थी। सबसे अधिक बैंक सितारों में से एक, वह लगातार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने अभिनेताओं में से एक है। अब हम बात करें तो क्रूज ने 1980 के दशक की शुरुआत में अभिनय करना शुरू किया। कॉमेडी, रिस्की बिजनेसमैन और एक्शन फिल्म टॉप गन में प्रमुख भूमिका के साथ अपनी सफलताएं हासिल की। द कलर ऑफ मनी, रेन मैन, बर्न ऑन द 4th of July 1989 ड्रामा में भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उत्तरी उड़ाद में रॉन विक के अपने चित्रण के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी अवार्ड पुरस्कार जीता। क्रूज ने बाद में खुद को साइंस फिक्शन एक्शन फिल्मों के लिए स्टार के रूप में स्थापित किया। अक्सर अपने जोखिम भरे स्टंट खुद ही करते थे। और 1996 में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज में काल्पनिक एजेंट एथन हंट की भूमिका निभाई। इस शैली की अन्य फिल्म वैनिला स्काई, माइनॉरिटी रिपोर्ट, द लास्ट समुराई, कोलेटरल, वॉर ऑफ वर्ड्स, नाइट, जैक रिचर, एम्ब्लिवियन, आर्ट ऑफ टुमारो और टॉप गन मैवरिक शामिल हैं। क्रूज को 1986 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला। 1990 में पीपल्स मैन अलाइव नामित किया गया। 97 में मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल का वर्ष सीट सम्मान प्राप्त किया। वह चर्च ऑफ साइंटोलॉजी मुख्य समर्थक है जिसके लिए में पर पानी मदद करने के लिए श्रेय देता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1965 को सिरैक्यूज, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थॉमस क्रूज मापेदार थे। 1934 से 1984 माता विशेषज्ञ शिक्षिका मेरी ली ने 36 से 7 की थी। उनके माता पिता दोनों लुइवेंस वेंटिगा से थे और अंग्रेजी, जर्मन और आयरिश वंश के थे। क्रूज की 3 बहनें हैं जिनका नाम ली एनी, मेरिन कैस है। उनके चचेरे भाई विलियम माफोदर भी एक अभिनेता है जो क्रूज के साथ 5 फिल्मों में दिखाए गए हैं। क्रूज गरीबों के करीब पले बड़े। उनका कैथोलिक पालन पोषण हुआ। बाद में माता पिता को अराजकता का व्यापारी, एक धमकाने वाला कार्य बताया गया जो अपने बच्चों को पीटता था और उन्होंने विस्तार से बताया। मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो अगर कुछ गलत होता था तो आपको लात मार देते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। जैसे वे आपको शांत करते हैं, आपको सुरक्षित महसूस कराते थे और फिर धमकाया। मेरे लिए ये एक ऐसा था, इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है, उस पर भरोसा मत करो, उसके आसपास सावधान रहो। क्रूज के पिता 1984 में मर गए थे। कुल मिलाकर क्रूज ने 14 वर्षों में 15 स्कूल में पढ़ाई की। क्रूज ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा कनाडा में बिताया जब अपने पिता कनाडा सशस्त्र बलों के साथ एक रक्षा सलाहकार के रूप में नौकरी की। उनका परिवार की तरह में अंत में बिक्वेन हिट ओटावा चला गया। उन्होंने अपनी 4वीं और 5वीं कक्षा की शिक्षा के लिए रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। पहली बार 4वीं कक्षा में ड्रामा शिक्षक जॉर्ज स्टीवन की अंडर ड्रामा में जोड़े। उन्होंने 6 अन्य लड़कों को एलिमेंट्री स्कूल ड्रामा फेस्टिवल में आईटी नामक संगीत में एक इम्प्रोवाइज प्ले किया। ड्रामा आयोजक वेल राइट दर्शकों में से थे। बाद में उन्होंने कहा कि आंदोलन इम्प्रोवाइजेशन उत्कृष्ट थे, एक क्लासिकल इंसेम्बल पीस। 6वीं कक्षा में क्रूज ओटावा के हेनरी मुनरो मेडिकल स्कूल गए। उस वर्ष उनके पिता को छोड़ दिया और क्रूज उनकी बहनों के पास वापस अमेरिका चले गए और जैक साउथ में विवाह किया।
क्रूज ने कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च की छात्रवृत्ति ली और सिनाटी में सेंट फ्रांसिसी सेमिनारी में भाग लिया। एक साल बाद छोड़ने से पहले वे फ्रांसीसी पुजारी बनने की आकांक्षा रखते थे। सेमिनार के पुजारियों ने कहा कि क्रूज ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया जब उनका परिवार फिर से स्थानांतरित होने लगा। दोनों को छोड़ने के लिए कहा गया। वरिष्ठ वर्ष में उन्होंने एक लाइनबैकर में विश्वविद्यालय की टीम के लिए फुटबॉल खेला। 1980 में गैलन क्रूज न्यू जर्सी में ग्लेन रिज हाई स्कूल की स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में वे 18 साल की उम्र में अपने माँ और सौतेले पिता के आशीर्वाद से क्रूज अभिनय केंद्र बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। क्रूज न्यूयॉर्क में बॉस बॉय के रूप में काम करने के बाद वह टेलीविजन भूमिकाओं के लिए कोशिश करने के लिए लॉस एंजलिस गए। उनके सीए के साथ अक्षर की फिल्मों में अभिनय शुरू किया। 81 की फिल्म एंडलेस लव में एक छोटे हिस्से में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उसके बाद उसी वर्ष टैप्स में एक पागल सैन्य अकादमी के छात्र के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। क्रूज को मूल रूप से एक बैकग्राउंड अभिनेता के रूप में दिखाई देना था। निर्देशक हेराल्ड बेकर को प्रभावित करने के बाद उनकी भूमिका का विस्तार किया। 1983 में क्रूज फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की द आउटसाइडर कलाकार की टुकड़ी का हिस्सा थे। उन्होंने 85 में फिल्म रिडले स्कॉट की फिल्म लीजेंड में मुख्य भूमिका निभाई। 1986 की टॉप गन तक सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो चुकी थी। क्रूज ने टॉप गन के बाद मार्टिन स्कॉर्सेसे की द कलर ऑफ मनी में काम किया। उसी साल आई उसमें पॉल न्यूमैन थे जिन्होंने केमिस्ट्री के आलोचकों के बीच प्रशंसा हासिल की और वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, क्रूज और न्यूमैन दोनों के प्रदर्शन एक सूक्ष्म उपलब्धि यह है कि आपको लगता है कि वे दोनों वास्तव में शीर्ष पायदान के पूल हसलर हैं। 1980 में क्रूज ने कॉकटेल में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं लेकिन आलोचकों के साथ असफल रही। उनके प्रदर्शन ने सबसे खराब अभिनेता के लिए रेजी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने डस्टिन हॉफमैन के साथ बैरी लेविंसन रेन मैन में अभिनय किया। 1989 में क्रूज ने ओलिवर स्टोन की युद्ध महाकाव्य बर्न ऑन 4th जुलाई में वास्तविक जीवन का लकवाग्रस्त वियतनाम युद्ध के दिग्गज रॉन कोविक का किरदार निभाया। शिकागो सन टाइम्स के फिल्म आलोचक रोजर रॉबर्ट ने लिखा, बर्न ऑन दी 4th जुलाई क्रूज में जो कुछ भी किया वह आपको उसके लिए तैयार नहीं कर सकता। उनके अभिनय इतना अच्छा है कि फिल्म में जीवित है। स्टोन क्रूज के चेहरे और आवाज़ अपना बयान देने में सक्षम हैं। उन्हें संवाद में सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार, पसंदीदा मोशन पिक्चर अभिनेता के लिए पीपल चॉइस पुरस्कार, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन और क्रूज का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अकादमी पुरस्कार का नामांकन भी मिला। क्रूज की अगली फिल्म डैश ऑफ थंडर 4 एंड अवे थी। दोनों ने उसे तत्कालीन पत्नी निकोल किडमैन ने प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इसके बाद कानूनी थ्रिलर द फर्म आई को आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 1994 में क्रूज ने ब्रैड पिट, एंटोनियो बैंडरस और क्रिश्चियन स्टेलर के साथ नील जॉर्डन इंटरव्यू विद द वैम्पायर में अभिनय किया, जो एक गॉथिक ड्रामा हॉरर फिल्म थी जो एनी राइस के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिला। हालांकि राइस शुरू में क्रूज को फिल्म के लिए जाने की काफ़ी आलोचनात्मक कर रही थी क्योंकि सैंड उनकी पहली पसंद थे। हालांकि फिल्म देखने के बाद उन्होंने डेली वैरायटी 1996 में क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल की रिबूट सुपर स्पाई एथन हंट की भूमिका निभाई, जिसका निर्माण भी उन्होंने किया था। इस फिल्म का निर्देशन ब्रायन डी पाल्मा ने किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि इसे जेम्स फिलिप्स के चरित्र के बारे में आलोचना मिली, जो मूल टेलीविजन श्रृंखला के नायक होने के बावजूद खलनायक था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म आलोचनात्मक स्टीफन होल्डन ने
क्रूज के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, टॉम क्रूज अपने बेहद उत्साही स्किन व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए एकदम सही सुपर हीरो चरित्र ढूंढ लिया है। उसी वर्ष क्रूज ने कैमरून की स्पोर्ट्स ड्रामा जेरी मैग्यूर में प्यार की तलाश में एक स्पोर्ट एजेंट की भूमिका निभाते हुए शीर्षक भूमिका निभाई। उन्होंने रेले जेलवेगर, क्यूबा जूडिक जूनियर के साथ अभिनय किया। फिल्म एक बड़ी सफलता थी। 1999 में क्रूज ने स्टैनली कुब्रिक की कामुक और मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म आइज वाइड शट में किडमैन के साथ सह अभिनय किया। द गार्जियन के पीटर ब्रैडोसो ने क्रूज और किडमैन दोनों के अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा, क्रूज विशेष रूप से खुद को एक भयंकर प्रतिबद्ध तरीके से खोलते हैं और वह इसलिए एक अभिनेता के रूप में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसी वर्ष उन्होंने पॉल थॉमस एंडरसन मैग्नोलिया में एक प्रेरक वक्ता फ्रैंक टीजे मैंकी के रूप में दुर्लभ सहायक भूमिका निभाई। रोलिंग स्टोन फिल्म समीक्षा पीटर ड्राइवर्स ने क्रूज की प्रशंसा करते हुए लिखा, क्रूज एज एक रहस्य उद्घाटन है जो अपने रास्ते में आने वाली अतियुक्ति की बौछार के पूरे तरह से हकदार है। क्रूज एक घायल जानवर की अराजक ऊर्जा से उबलता है। वह विनाशकारी है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक और गोल्डन ग्लोब से अकादमी पुरस्कार का नामांकन भी प्राप्त हुआ। 2000 का दशक स्थापित कैरियर। 2000 में क्रूज मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों की दूसरी किस्त मिशन इम्पॉसिबल 2 में एथन हंट के रूप में लौटे। फिल्म को हांगकांग के निर्देशक जॉन वू ने निर्देशित किया। उनकी गन-फू शैली के साथ ब्रांडेड किया। इसमें बॉक्स ऑफिस पर श्रृंखला की सफलता को जारी रखा। दुनिया भर में इसने $547 की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन इसे मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। क्रूज को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड मिला। उनकी अगली 5 फिल्में आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से सफल रही। अगले वर्ष क्रूज ने कैमरून डियाज और पेनेलोपे क्रूज के साथ रोमांटिक थ्रिलर वेनिला स्काई में अभिनय किया। 2002 में क्रूज ने डिस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट में अभिनय किया, जिसे स्टीफन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया था और यह फिलिप के डिक्की की साइंस फिक्शन लघु फिल्म पर आधारित थी। 2003 में उन्हें एडवर्ड जीव की एक एक्शन ड्रामा द लास्ट समुराई में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। सन 2004 में क्रूज को कोलेटरल में विसेंट के रूप में प्रदर्शन के लिए बहुत अधिक प्रशंसा मिली। आलोचनात्मक समिति कहती है कि निर्देशक माइकल वान की ट्रेडमार्क दृश्य और टॉम क्रूज के दुबले खलनायक प्रदर्शन से प्रेरित कोलेटरल एक स्टाइलिश सम्मोहक नायर थ्रिलर है। मैं क्रूज ने वार ऑफ द वर्ल्ड में स्टीफन स्पीलबर्ग के साथ फिर से काम किया, जो इसी नाम के एस.सी. वेल्स के उपन्यास ढीला रूपांतरण था। अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। क्रूज को 2000 से 9 के बीच 7 सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकन किया गया, जिसमें से एक बार उन्हें पुरस्कार भी जीता। दशक के दौरान 9 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर $100 की अधिक की कमाई की। सन 2006 में मिशन इम्पॉसिबल श्रृंखला की तीसरी किस्त मिशन इम्पॉसिबल 3 एथन हंट के रूप में अपनी भूमिका लौटाए। इस फिल्म को श्रृंखला की पिछली फिल्मों की तुलना में आलोचना सबसे अधिक पॉजिटिव रूप से प्राप्त किया और बॉक्स ऑफिस पर लगभग इसने $400 मिलियन की कमाई की। साथ में क्रूज ने लायंस फॉर लैव्स में दूसरी बार दुर्लभ सहायक भूमिका निभाई, जो वैश्विक निराशा थी। 8 में कॉमेडी
ट्रॉपिक थंडर में बेन स्टिलर, जैक ब्लैक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ लैस ग्रेसमैन की रूम में अपरिचित उपस्थिति हुई। इस प्रदर्शन क्रूज को गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाया। क्रूज ने 25 दिसंबर सन 2008 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए ऐतिहासिक थ्रिलर वालकरी में केंद्रीय भूमिका निभाई। सन 2010 का एक्शन स्टार। सन 2010 में क्रूज ने एक्शन कॉमेडी नाइट के फिल्मांकन पूरा किया, जिसमें उन्होंने पूर्व सह कलाकार कैमरन डियाज के साथ फिर से काम किया। फिल्म 23 जून 10 को रिलीज हुई। 9 फरवरी 10 को क्रूज ने पुष्टि की कि वे मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल में अभिनय करेंगे, जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की चौथी किस्त है। फिल्म 11 में रिलीज हुई, जिसे आलोचकों की काफ़ी प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। टिकट मूल्य इन्फ्लेशन के लिए समझ नहीं है, उस तारीख की सबसे बड़ी सफलता थी। 6 मई 11 को क्रूज ने संबंधित परोपकारी व्यक्ति के रूप में काम के लिए साइमन विसेंटल सेंटर और उसके सहिष्णुता संग्रहालय के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 के मध्य में क्रूज ने रॉक ऑफ एजेस की फिल्म की शूटिंग की, जिसमें उन्हें काल्पनिक चरित्र स्टैनली जैस की भूमिका निभाई। यह फिल्म जून 12 में रिलीज हुई। क्रूज के लिए बॉक्स ऑफिस पर दुर्लभ चूक थी। हालांकि क्रूज को उनके प्रदर्शन के लिए वैरायटी के फिल्म समीक्षा जस्टिन चैक के साथ पॉजिटिव समीक्षा मिली। अपने टैप वो भारी फर और उसके भारी आई शैडो के साथ एक्सल रेज की रिचर्ड नकल करते हुए क्रूज स्पष्ट रूप से भूमिका के विपरीत निभाने का अक्सर करते हैं। क्रूज ने ब्रिटिश लेखक ली चाइल्ड के 5 के उपन्यास वन शॉट फिल्म रूपांतर के लिए जैक रीचर की भूमिका निभाई। यह फिल्म सन 2012 को रिलीज हुई। इसे आलोचनात्मक पॉजिटिव समीक्षा मिली और दुनिया भर में 217 की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। यह 13 में उन्हें निर्देशक जेसफ कोसंकी ने इसी नाम के ग्राफिक्स उपन्यास पर आधारित फिल्म ओब्लिवियन की अभिनय किया। फिल्म से समीक्षा मिली और दुनिया भर में 286 मिलियन डॉलर की कमाई की। इसमें मॉर्गन फ्रीमैन और ओल्गा कुरेलिक ने भी अभिनय किया। सन 2014 में क्रूज ने साइंस फिक्शन जैसी मूवी में काम किया और सफलता के परचम पर चढ़ गए। उस समय की वह सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने 370 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15 में क्रूज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 5वीं किस्त मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र एथन हैंड के रूप में लौटने, जिसे निर्मित भी किया गया। लौटने वाले कलाकारों में बेंजी, जेरी मरेनर, विलियम फ्रंट के रूप में क्रिस्टोफर मैककवर निर्देशक भी शामिल थे। फिल्म ने उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और एक व्यावसायिक सफलता थी। क्रूज ने बोरिस लाजरोव की हॉरर फिल्म द मम्मी के लिए रिपोर्ट में अभिनय किया, जिसका शीर्षक भी द मम्मी था और नेगेटिव समीक्षा मिली। बॉक्स ऑफिस पर निराशा हुई, हालांकि फिर से इसे 400 मिलियन से अधिक की कमाई की। क्रूज में अपनी पहली फ्रेंचाइजी की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, इस फिल्म को आलोचकों द्वारा श्रृंखला की पिछली फिल्म की तुलना में अधिक रूप से प्राप्त किया और बॉक्स ऑफिस पर 791 मिलियन से अधिक की कमाई की। टिकट मूल्य मुद्रा इस व्यक्ति के लिए समायोजित नहीं है। क्रूज को अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता थी। सन 2020 का दशक फ्रेंचाइजी फिल्में। 20 में यह बताया गया कि क्रूज बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई एक फिल्म अभिनय निर्माण करेंगे। डग मिलियन निर्देशन लेखन से निर्माण करेंगे। दोनों एक स्पेस एक्स ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यान में भविष्य के लिए अक्षम स्पेस मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के उड़ान भरेंगे। मई 22 में क्रूज ने HFPA से जुड़े विवाद, विशेष रूप से इसकी विविधता की कमी, विशेष रूप से कोई ऐसा सदस्य नहीं होना और कुछ सदस्यों को वित्तीय लाभ से संबंधित नैतिक सवालों के मद्देनजर अपने तीनों
गोल्डन पुरस्कार लौटाकर हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। क्रूज ने टॉम गन मैवरिक में कैप्टन पीट मैवरिक मिशनरी में अपनी भूमिका दोहराई। एक फिल्म उन्होंने इस प्रोड्यूस भी किया। फिल्म को प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां क्रूज ने मानद फिल्म अर्जित किया। फिल्म व्यापक आलोचनाओं तक प्रशंसा के साथ रिलीज हुई किया गया। कई समीक्षाओं ने इसे पूर्ववर्ती से बेहतर माना। फिल्म अपने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और $1 बिलियन की कमाई की और इसके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। क्रूज ने टिकट बिक्री, अपने वेतन, होम एंटरटेनमेंट, रेंटल, स्ट्रीमिंग रेवेन्यू से हिस्से को मिलकर फिल्म के लिए $100 मिलियन कमाए। क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल रेड रकनिंग में एथन हैंड के रूप में भूमिका को दोहराया और जुलाई 23 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म आलोचकों की प्रशंसा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सांस्कृतिक घटनाएं कारण नामक बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही। क्रिस्टोफर नोलन की ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म ओपनहाइमर ग्रेट वॉर की फंटासी पर भी उसी दिन रिलीज की गई। वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने डेड रेकनिंग इसकी प्रदर्शन दर्शियों संतोषजनक अंत के लिए प्रशंसा के लिए यह आउटिंग 2 भाग का समापन का आधा हिस्सा हो सकता है, लेकिन दर्शकों को अपने दम पर खड़ा होने के लिए पर्याप्त समय देता है। फरवरी घोषणा की गई कि क्रूज अलेक्जेंड्रो जी इनावाटी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करेंगे। सन 2024 में लॉस एंजलिस 28 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए पेरिस 24 ओलंपिक समापन में पेरिस के स्टेड फ्रांस स्टेडियम की छत से कूदकर दिखाई दिए। उन्होंने मेयर कैरन बोस एथलीट सीमन बाइबल से झंडा लिया। उत्पादन क्रूज ने 93 में क्रूज वैगनर प्रोडक्शन बनाने के लिए अपनी पूर्व प्रतिभा एजेंट पाउलर वैगनर के साथ साझेदारी की और कंपनी की तब तक की सबसे कई फिल्मों का सह निर्माण भी किया। उन्होंने पहली फिल्म 1996 में मिशन इम्पॉसिबल थी, जो निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। इसके अलावा क्रूज ने 2 ऐसे फिल्में भी बनाई जिनमें वे दिखाई नहीं देते हैं, द अदर्स सेटल्स ग्लास, एलिजाबेथ द्वितीय। इस तरह की वे मूवियों में आपको देखने को मिल जाते हैं जो उनकी सफलता के में 4 चांद लगा देती है। वे सबसे अधिक सफल करने वाली मूवियों में से एक बनकर उभरे, जो उनकी सफलता में परचम का एक प्रारंभिक प्रारूप बन जाती है। केविन नोर्वुड बेकन एक अमेरिकी अभिनेता है जो अपने प्रमुख पुरुष चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले। बेकन के कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड, प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन शामिल है। इनका जन्म केविन नॉर्वुड बेकन 8 जुलाई 1968 फिलाडेल्फिया पेनिनसुला अमेरिका में हुआ था। पेशा थे अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1977 वर्तमान काम करता थे। फिल्मोग्राफी बेकन ने अपनी पिक्चर फिल्म की शुरुआत नेशनल लैम्पोन्स एनिमल हाउस से की। डाइनर में अभिनय किया। इससे पहले वे संगीत नाटक फिल्म फुटलूज में सफल भूमिका निभा पाते। तब से वे समीक्षा द्वारा प्रशंसित फिल्म जैसे जेएफ एंड फ्यूज गुडमैन, अपोलो, मिस्टर रिवर, फ्रास्टा, निक्सन में अभिनय किया। अन्य उल्लेखनीय क्रेडिट फ्राइडे में 13 थे, ट्रेमर्स, द रिवर वाइड, द वुड्समैन, क्रेजी स्टूपिड लव, एक्स-मैन फर्स्ट क्लास, प्रेटियस डे शामिल है। बेकन ने लोचिंग चैंग, लवर बॉय फिल्मों का निर्देशन भी किया। टेलीविज़न पर बेकन को HBO की मूल फिल्म टेकिंग चांस में लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल स्ट्रॉबेरी की भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला। उन्होंने 13 से 15 तक फॉक्स ड्रामा सीरीज द फॉलोइंग में अभिनय किया। बेकन ने 16 से 17 तक अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज आई लव डिक में शीर्षक भूमिका निभाई। शो में उनके काम के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन किया। 19 से 22 तक उन्होंने शॉर्ट टाइम सीरीज सिटी ऑन द हिल में अभिनय किया। द गर्जन ने बेकन को उन सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बताया जिन्होंने
अकादमी पुरस्कार नामांकन नहीं मिला। 3 में उन्होंने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। विभिन्न विधियों में बेकन की विपुल किरणें उन्हें लोगों के बीच परस्पर जुड़ाव अवधारणा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि ट्रिवियस गेम, 6 डिकेड्स ऑफ केविन बेकन से स्पष्ट है वह ब्रिटिश मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर ये के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कंपनियों के कई विज्ञापनों में दिखाई भी दिए हैं। बेकन की शादी अभिनेत्री कायरा सैडविक से हुई है। बेकन का जन्म पालन पोषण फिलाडेल्फिया के एक घनिष्ठ परिवार में हुआ था। वह 6 बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनकी माँ रूथ डिला एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी और उदारवादी कार्यकर्ता थी, जबकि उनके पिता एक कार्यवाहक संपादक के रूप में काम करते हैं, जो एक अच्छे खासे कलाकार हो जाते हैं। मार्गरेट एलिस रूबी एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री और निर्माता है। उनके काम में ब्लॉकबस्टर और स्वतंत्र दोनों तरह की फिल्में शामिल हैं। उनके पुरस्कारों में 3 अकादमी पुरस्कार, 6 BAFTA पुरस्कार, 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं। टाइम ने उन्हें 17 में दुनिया की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में बताया और फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 23 की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री बनाया है। क्वींसलैंड में जन्मी पली बड़ी रॉबी ने अपनी करियर की शुरुआत 8 में टेलीविजन सीरीज नेबर्स से की थी, जिसमें वह 11 तक नियमित रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के जाने के बाद उन्होंने टेलीविजन सीरीज पैन एम का नेतृत्व किया और 13 में मार्टिन स्कॉर्सेज़े से कॉमेडी द वुल्फ ऑफ स्ट्रीट से उन्हें सफलता मिली। उन्होंने द लीजेंड ऑफ टार्जन में जैन पॉटर की भूमिका, सुसाइड स्क्वाड में 16 में शुरू होने वाली DC एक्सीडेंट यूनिवर्स फिल्मों की हार्ले क्विन की भूमिका निभाई और व्यापक पहचान मिली। रॉबी को बायोपिक आई टोनियो में फिगर स्टेकर टोनिया हार्डिंग की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए आलोचकों की प्रशंसा और नामांकन मिला। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट में क्वीन एलिजाबेथ, वंस अपॉन अ टाइम में हॉलीवुड में शैरोन टेट, बॉम्बशेल में फॉक्स न्यूज कर्मचारी के रूप में उन्हें प्रदर्शन के लिए यह प्रशंसा जारी रही। इनमें से आखिरी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। रॉबी ने तब से फिल्म बेबीलोन में एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री और फंतासी कॉमेडी बार्बी में टाइटैनिक फैशन डॉल के रूप में अभिनय किया और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज बनकर उभरी। रॉबी को उनके पिता फिल्म निर्माता टॉम एक्टर ने 14 में प्रोडक्शन कंपनी लिकी चैप एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की, जिसके तहत उन्हें कई फिल्मों में निर्माण किया, जिसमें आई टोनिया, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, बार्बी, सोल्ट बर्न शामिल है। साथ में ही हुलू सीरीज डॉलफेस और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज मैड में वे शामिल हो गई। मार्गरेट एलिस रॉबी का जन्म 2 जुलाई 1990 को क्वींसलैंड के डाल्बी पोर्ट फार्म मालिक, गन्ना व्यवसायी डॉग रॉबी और फिजियोथेरेपिस्ट सारा केल्स के घर हुआ। वे 4 बच्चों में दूसरी सबसे छोटी, बड़ी भाई बहन अन्या और लेचनर छोटा भाई कैमरन है। जब रात 5 साल की थी, माता पिता अलग हो गए। रॉबी और उसके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी एकल मां ने किया। उनके पिता से बहुत संपर्क था। परिवार ने रॉबी के पालन पोषण को अधिकांश समय उसके दादा दादी के कैमरन वैली फार्म गोल्ड कोस्ट के भीतर इलाके में बिताया। एक और जवान बच्ची रॉबी अक्सर अपने घर में सो करती थी। उनकी मां ने सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां उन्हें ट्रेपेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें 8 साल की उम्र में प्रमाण पत्र मिला। रॉबी हाई स्कूल में रॉबी ने एक समरसेट कॉलेज में नाटक का अध्ययन किया। एक किशोरी के रूप में उसमें 3 काम की एक बार में काम किया, घरों की सफाई, सबसे काम कम। स्नातक होने के बाद अपने रुचियों में हुए कुछ विज्ञापनों, स्वतंत्र थ्रिलर फिल्मों के साथ रॉबी पेशेवर रूप से अभिनय शुरू करने के लिए मेलबर्न चली गई। रॉबी की पहली अभिनय भूमिका तब आई जब वह हाई स्कूल में थी। उन्होंने 2 कम बजट वाली स्वतंत्र थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें विजिलेंट ICU कहा जाता है। दोनों ही साल बाद रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म सेट पर होने के अनुभव को एक सपने के सच होने के रूप में वर्णित किया। उन्होंने 8 में ड्रामा सीरीज सिटी होमोसाइड कैटलिन बैड फ्रेंड के रूप में अतिथि भूमिका में
टेलीविज़न डेब्यू किया। उसके बच्चों को टेलीविज़न सीरीज द एलिफेंट प्रिंसेस में 2 एपिसोड आर के साथ काम किया। उन्होंने लियाम हेम्सवर्थ के साथ अभिनय किया। उस समय एजेंट के प्रोत्साहन के साथ, जैसे कि रॉबी ने ग्राहम नॉर्टन शो में याद किया, उन्होंने फ्रेमंटल मीडिया को दैनिक आधार पर कॉल किया। एक दिन गलती से नेबर्स के कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंच गई और उन्होंने कहा, मैं शहर में कुछ काम कर रही हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर ने पूछा कि कितनी उम्र की है। उसने जवाब दिया 17। उसे बताया गया, हम बिल्कुल उसी की तलाश में, आओ ऑडिशन दो। टेलीविज़न सोप ओपेरा नर्स के लिए जून 8 में उन्होंने डोनी फ्रेडमैन की भूमिका निभानी शुरू की, एक भूमिका जो एक अतिथि चरित्र के लिए थी, लेकिन रॉबी को उनकी शुरुआत के बाद नियमित कलाकारों से पदोन्नति किया गया। शो पर अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्हें 2 लोगों पुरस्कार का नामांकन मिले। अमेरिकी पहुंचने के कुछ समय बाद रॉबी का ड्रामा सीरीज पैन एम में लारा कैमरून की भूमिका मिली, जो एक नई प्रशिक्षित फ्लाइट अटेंडेंट थी। इस सीरीज को उच्च रेटिंग और नेगेटिव समीक्षा के साथ प्रीमियर किया गया, लेकिन रेटिंग गिरने के कारण इसे 1 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। रॉबी अगली बार रिचर्ड कर्टिस की रोमांटिक कॉमेडी अबाउट टाइम में दिखाई दी, जिसमें डोमलन ग्लीसन, रेचल मैकएडम्स सह कलाकार थे। उस समय यात्रा करने की क्षमता वाले एक युवक की कहानी बताता है, जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद में अपने अतीत को बदलने की कोशिश करता है। ग्लीसन की अप्रिय किशोर प्रेम रुचि को निभाने के लिए उसने एक ब्रिटिश उच्चारण अपनाया। फिल्म की मामूली व्यावसायिक सफलता थी। रॉबी को सफलता उसी वर्ष मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जीवनी पर आधारित ब्लैक कॉमेडी द वुल्फ ऑफ स्ट्रीट में नायक जॉर्डन बेलफोर्ट की पत्नी नाओमी लापाग्लिया की भूमिका के साथ मिली। भूमिका के लिए उन्होंने ऑडिशन में रॉबी ने एक लड़ाई के दृश्य के दौरान सह क्लास लियोनार्डो डिकैप्रियो को थप्पड़ मारा। अंत में उन्हें भूमिका दिलाई। आलोचक आशा स्टोन ने रॉबी के प्रदर्शन के बारे में लिखा, वह एक रेजिंग बुल में कैथी मारियोटा के बाद स्कॉर्सेज़ी की सबसे गोरी बम्बासाल की खोज है। रामी मजेदार कठोर है, जिस पर दृश्य में होता है उसमें जान डाल देती है। वुल्फ ऑफ वेल स्ट्रीट बॉक्स ऑफिस पर सफल है, जिसे दुनिया भर में 392 मिलियन की कमाई की और स्कॉर्सेज़ी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रॉबी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिया और सर्वश्रेष्ठ नवांकित के एम्पर अवार्ड जीता। बाद में उन्होंने कहा कि फिल्म में पहली प्रसिद्धि और ध्यान ने उन्हें अभिनय छोड़ने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पेशे के बारे में दार्शनिक थी और उन्हें समझाया कि शायद छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह पूरी तरह से समझ गई और उस पर कायम रही। अधिक महिला संचालित परियोजना का निर्माण करने के उद्देश्य से रॉबी, उनके भावी पति टॉम एकरेले और उनकी संबंधित लंबे समय से दोस्त सोफिया केर और जोशी मैकनमारा और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लिकी चैपलटन शुरू की। कंपनी की स्थापना 14 मई और इसका नाम चार्ली चैपलिन से प्रेरित था। 15 में रिलीज हुई 4 फिल्मों ने जरा इनमें से पहले ग्लेन फिक्रा जॉन रिक्सो 158 मिलियन की कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म फॉक्स में बिल स्मिथ के साथ थी। फिल्म में उनके स्मिथ के चरित्र से शिल्प सीखते हुए अनुभवहीन ठग की भूमिका निभाई। उन्हें इस भूमिका के अपोलो रॉबिक्स जेब करना सीखा। फिल्म की समीक्षाओं आमतौर पर मिश्रित थी, लेकिन रॉबी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। रोलिंग स्टोन पीटर ट्रेविस ने लिखा, रॉबी अद्भुत है और फिर कुछ यहाँ तक कि फॉक्स लड़ खड़ाता है, जीत हाथ बटाती है। और 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड अगली उपस्थिति मिशेल विलियम क्रिस्टन स्कॉट थॉमस के साथ सोल डिप की युद्ध रोमांटिक ड्रामा सोई फ्रेंचाइज में थी। इरेन नेमिरोस्की की 4 की इसी नाम के उपन्यास के दूसरे भाग पर आधारित फिल्म थी।
फिल्म में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पे कब्जा के दौरान एक जर्मन सैनिक के प्यार में पड़ने वाली महिला की भूमिका निभाई और ऐसी भूमिका जिसे हॉलीवुड रिपोर्टर लेस्ली फेलपेरिन ने अंडररेटेड पाया। इसके बाद उन्होंने ग्रेग जोबल की पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा जेड फॉर जाकचिया क्रिस पाइन च्युइटल SG04 के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। आंतरिक रूप से रॉबर्ट C. ओब्रायन इसी नाम की पुस्तक पर आधारित यह फिल्म एनी बर्टन का अनुसरण करती है, क्योंकि वह खुद एक आपदा की अंतिम ज्ञात बचे लोगों की भावनात्मक रूप से आवेशित प्रेम त्रिकोण में पाती है, जो सभ्यता के अधिकांश भाग मिटा देती है। फिल्म की तैयारी में रॉबी ने बालों को भूरा रंग दिया, अपलाचियन जहाज में बोलना सीखा। फिल्म को पॉजिटिव समीक्षा मिली। रॉबी के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। हिट फिक्स के डू मैकवेनी ने जोर दिया और कहा, रॉबी का काम उन्हें आज की उम्र में सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित करता है। 2015 में उनकी चौथी फिल्म एडम मैके की कॉमेडी ड्रामा द बिग शॉर्ट कैमियो की उपस्थिति थी, जिसे वे बाथटब में रहते हुए सब प्राइम मैरिज को समझाने के लिए चौथी दीवार को तोड़ती हैं। द बिग शॉर्ट एक व्यवसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी। रॉबी और कैमियो 6 साल बाद, चूंकि स्पष्टीकरण ने उन्हें गेम स्टैंड संबंधित स्टॉक के साथ क्या हो रहा था, इसलिए संदर्भ बिंदु प्रदान किए। यह उनकी उस समय की एक अच्छी सफलता मूवी में से एक मानी गई, जिसकी सफलता उन्हें आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हीरोइन में से एक बना देती है।